हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास 11 से 12th में पहुंच गए हैं उनके बात कर रहे हैं हम। बाकी तो जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिए अब उनका तो बढ़िया है, छुट्टियां मना रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे अच्छी स्थिति पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी बेटा, उसको हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था। तो आइए सीखते हैं बेटा, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पूरा एक एक चीज बहुत आसानी से समझेंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि बहुत आराम से सीखें। हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक स्टेप करके, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हम पढ़ाएं यहाँ पे घर पे आप उसको रिवीजन करना अपना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बनाना एंड देन उसके बाद रिवीजन उसका करना। चलो तो शुरू करते हैं बेटा। क्या है हेडिंग हमारा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा निरक्षीय स्थिति की बात हो रही है तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सा एक चित्र बनाएंगे जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ये यहाँ पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, ठीक है। हम लोगों ने एक यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव बना दिया बेटा। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए और बी, यहाँ पे हम लिखते हैं ए और यहाँ पे लिख देंगे बिंदु बी, ठीक है। अब बिंदु ए पर और बी पर आवेश स्थित करेंगे तो ए पर माइनस क्यू आवेश मान लेंगे और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश। अब चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है, हम लोगों ने देखा है वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है वो कितनी होती है बेटा, 2l होती है ना। पूरी लंबाई द्विध्रुव की हो जाएगी 2l। ये तो इस द्विध्रुव से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो केंद्र होगा, केंद्र बिंदु, द्विध्रुव का केंद्र बिंदु यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि बिंदु O है, इस जगह पे केंद्र पर, इसके मतलब आधी दूरी पे, इस द्विध्रुव की आधी दूरी पर केंद्र मान लेंगे O है। यहीं से हम लोग निरक्ष में बोले तो लंबवत हम लोग एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ध्यान से देखना बेटा, सीधी लाइन एकदम खींचते हुए लेके जाएंगे हम। ये हो गया हमारा अभिलंबवत इसकी, ठीक है, द्विध्रुव के अभिलंबवत। हम लोगों ने ये जो द्विध्रुव था उसी के अभिलंबवत रेखा खींच दिया। यहां कहीं पे एक बिंदु है P, चलो मान लिया। इसी बिंदु पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो करेंगे क्या बेटा, आप इसमें क्या करना हम लोगों को, अब बिंदु P से एक सिरा मिला देंगे ए वाले को और बिंदु P से दूसरा सिरा यहाँ B पे मिला देते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इसको मिला दो यहाँ पे, ये ऐसे इधर भी यहाँ पे हमने ये मिला दिया, कंप्लीट हो गया हमारा ये चित्र। अब जो लिखने वाला पोर्शन है बेटा हमने लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिस पर माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है, बिंदु P पर। अब ध्यान से ये देखना बेटा, ये जो बिंदु P पर है इसका निरक्ष जो होगा, क्योंकि हम लोग निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं, ये हमारा निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर ध्यान से देखना इधर साइड होता तो अच्छी स्थिति पे हम लोग निकाल चुके हैं, अच्छी स्थिति पे हम लोग इधर साइड निकाल चुके हैं, ठीक है। निरक्षीय स्थिति पर इधर साइड निकालेंगे। अब ये जो ये डैश डैश करके हमने अभिलंब खींचा इस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या होगा, अगर हम कहें इसको आगे बढ़ा दें ऐसे पूरा तो यहाँ पे बेटा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E1 cos थीटा और यहाँ पे E2 cos थीटा, ठीक है, यही आएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, बिंदु P पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ, तो यहाँ पे दिशा क्या है, यहाँ पे विपरीत है लेकिन परिमाण समान है, तो इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको ना दिखा के हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु B वाली रेखा को, जो B और P वाली रेखा, इसको आगे बढ़ा देंगे, ऐसे आगे बढ़ा दिया हमने। यहां पे लिख देंगे E1 cos थीटा। यहाँ पे कोण बन रहा, ध्यान से देखना, ये जो कोण बन रहा E से, क्योंकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को बिंदु P पर निकालना है, इसी रेखा को हम लोगों ने तो आगे बढ़ाया है। और जो दूसरा है हमारा ये वाला,
ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो E2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये जो अभिलंबवत हम लोगों ने खींचा इसको नहीं देखना, क्योंकि ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आ गया तो हम लोग बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने पहले में किया था, यानी अच्छी स्थिति में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे E1 और फिर E2, मतलब प्लस आवेश के कारण एक बार निकालेंगे, एक बार माइनस आवेश के कारण निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। ये जो है स्मॉल r दूरी है, हम लोगों ने लिखा ना, बिंदु O से लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं स्मॉल r। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा, हालांकि दो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, एक ये और दूसरा इधर साइड वाला। तो जब हम लोगों ने इस द्विध्रुव की लंबाई 2l मानी है, तो बिंदु A से O तक की दूरी क्या हो जाएगी, l, और बिंदु O से B तक की दूरी भी l, तभी तो ये दोनों जुड़ के 2l हुए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग अब यहाँ पे जो त्रिभुज बना है उसकी गणना कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो त्रिभुज बना है उसकी गणना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आधार मान लेंगे। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब इस त्रिभुज के लिए। सेम उसी तरह ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो अब दोनों त्रिभुज बराबर है क्योंकि अभिलंबवत है एक रेखा यहाँ पे। तो ये जो रेखा है इसका हम लोग माप निकालेंगे, दूरी जो AP दूरी है वो कितनी है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। होता क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, कर्ण क्या है यहाँ पे, AP, इस त्रिभुज के लिए AP का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे ये r है तो r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। अब अगर AP दूरी हम लोगों को निकालनी है तो AP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो AP जो दूरी आई बेटा वो कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। यहाँ पे भी ये जो दूरी B और P वाली दूरी है वो भी अंडर रूट में हो जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब सीधा हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए। ठीक है, तो अब पहला हमारा क्या है, प्लस Q आवेश के लिए और दूसरा माइनस Q आवेश के लिए। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा, इसको हम लोग E1 मान लेंगे। ध्यान से देखना, जो प्लस Q आवेश है इसके कारण जो ये रेखा खींची गई है वो E1 cos थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E1 बराबर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K क्यों नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने माना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो द्विध्रुव रखे हैं किसी परावैद्युतांक में रखे हैं जिसका मान K है, तो कोई आवश्यकता नहीं है लिखने के लिए यहाँ पे। और आवेश यानी Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो R स्क्वायर ये जो दूरी दी गई है बेटा, ये P और B, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो ये दूरी कितनी दी गई है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे ये इसको हम लोग या तो एक यहाँ पे एक लाइन और देखते हैं, E1 बराबर, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। दूसरा फिर माइनस Q आवेश के कारण हम लोग बिंदु P पर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोगों ने माना है, तो यहाँ पे ये वाली रेखा देखेंगे ए पी वाली, तो यहाँ पे E1 माने थे प्लस क्यू के लिए, E2 मान लेंगे माइनस क्यू के लिए। फार्मूला वही रहेगा बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, 1/4πε0 आवेश क्यू है अपॉन यहाँ पे जो दूरी है देखो बेटा ए से पी तक की दूरी भी √r² प्लस L² है, तो अंडर रूट में r² प्लस L² पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r² होता है, इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन ये अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो बचेगा r² प्लस L²। क्लियर? इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे बेटा, अब चूंकि दोनों यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए, एक प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोगों ने निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला। किस पे निकाला है? बिंदु P पर ही। अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ध्यान से देखना, ये जो बन रहा है यहाँ पे चित्र ऐसे ये बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E। क्या करेंगे, इन दोनों तीव्रताओं को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, वहां तक हो गया बेटा। अब हम लोग देखते हैं इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे लिख लेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं क्या होगा। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही बचा है हमारा। E1 cos थीटा E2 cos थीटा, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। E बराबर समीकरण 1 से E1 का मान हम लोग रख देंगे, क्या था 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L², ये था। और यहां पे इनटू में cos थीटा, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे क्या E2 का मान रखेंगे समीकरण 2 से 1/4π, दोनों सेम थे ना बेटा, Q अपॉन r² प्लस L² इनटू में cos थीटा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे E बराबर अगला लाइन जो हमारा आ जाएगा पूरे क्वेश्चन में कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है वो देख लेंगे, पूरा पूरा कॉमन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L²। ठीक है, अब ये जो cos थीटा और यहाँ पे भी cos थीटा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 2 cos थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये बचा हमारा। अब यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू रखेंगे। cos थीटा बराबर वैसे होता क्या है बेटा, cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। तो यहां से अगर देखें किसी एक त्रिभुज को, चाहे इसको देखें चाहे इसको, आधार क्या है हमारा L है और कर्ण क्या है अंडर रूट में r² प्लस L², है ना। क्लियर, यहां पे हम लोग रखेंगे इसको। अगर यहां पे हम अलग से निकाल दे रहे हैं, cos थीटा बराबर L अपॉन अंडर रूट में r² प्लस L², इसको अलग से यहां पे हमने लिख दिया एक बॉक्स बना के। ठीक है, तो cos थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ cos थीटा जो है उसी की जगह पे हम लोग ये पूरा वैल्यू रख देंगे। E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L², और गुणे में है 2। फिर यहाँ पे cos थीटा की जगह पे क्या रखेंगे बेटा हम लोग L अपॉन अंडर रूट में r² प्लस L², ये हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। E बराबर, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इन सबको एक साथ लिखते हैं।
Q2L, 2QL, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। 1/4πε0 2QL अपॉन ये जो है R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। यहाँ से बेटा क्या बचा, गुणे में ऊपर 1 बचा यहाँ पे, अपॉन ये अंडर रूट में, इसको क्या ये अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचा है यहाँ पे रख देंगे। या तो इसको बेटा ना जब अंडर रूट हटाएंगे, आप सबको पता होगा अंडर रूट हटाते हैं तो ये क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर हम लोग पावर लगा देते हैं, तो पावर अंडर रूट का कितना होता है, 1/2 होता है, कुछ इस तरह 1/2 पावर लग जाएगा यहाँ पे 1/2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसके पावर मानेंगे 1, तो यहाँ पे 1 और 1/2, क्योंकि जब यहाँ पे ये बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर हम लोग करेंगे जुड़ जाता है। तो E बराबर 1/4πε0, ये 2QL बेटा कहां से आया, मतलब क्या होता है 2QL, E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 2QL, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे P। यहाँ पे देखेंगे अब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1 है, और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा अगर जोड़ेंगे, R स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे बेटा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके पावर हो जाएगा 3/2, जोड़ देंगे 1 प्लस 1/2, अगर जोड़ेंगे यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/2, तो 2 × 2 और 1 3/2 बचेगा, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 3/2, ठीक है, क्लियर हो गया 3/2 यहाँ पे। अगला लाइन बेटा 1/4πε0, बस अब ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, P अपॉन, अगर हम कहें R स्क्वायर जो दूरी है, ये R दूरी L की तुलना में अत्यधिक सूक्ष्म है, R दूरी L की तुलना में अत्यधिक सूक्ष्म नहीं, अत्यधिक बड़ा है। अगर ध्यान से देखो तो R दूरी यहाँ पे बड़ी दिख रही है और L दूरी छोटी दिख रही है, चाहे इसके लिए भी देखो R दूरी बड़ा दिख रहा है, L दूरी सूक्ष्म दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसको जो L है इसको हम लोग मान लेंगे कि ये ना के बराबर है, बहुत सूक्ष्म है तो नगण्य मान लेते हैं, तो R स्क्वायर के पावर 3/2, L स्क्वायर को यहाँ पे नगण्य मानने पर यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि R ग्रेटर देन L, इस तरह। आगे देखेंगे बेटा, बस आने ही वाला, थोड़ा सा बचा है यहाँ पे। E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कुछ तो बचा ही नहीं, यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0, और यहाँ पे ऊपर बचेगा P, और नीचे क्या बचा बेटा, R के पावर 3, यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा डेरिवेशन। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हो गया, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना, और आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना वीडियो को। तो मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।